तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है और ये चल रहा है नाइट्रोजन फैमिली या नाइट्रोजन ग्रुप। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, हैलाइड्स। मींस नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा बनाए गए हैलाइड्स कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो देखो, हैलाइड्स आप तो जानते हैं हैलाइड्स होते क्या हैं। हैलाइड्स मींस बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद हैलोजन, कि किसी भी एलिमेंट का हैलोजन के साथ जो बाइनरी कंपाउंड बनता है। बाइनरी मींस उसमें एक तो हैलोजन होगा और एक खुद एलिमेंट होगा, तो उनको बोला गया है हैलाइड्स। अब देखोगे कि जो हैलोजन्स होते हैं उनकी वैलेंसी होती है 1, और नाइट्रोजन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनकी जो कॉमन वैलेंसी है एक तो 3 है और एक क्या है 5। तो इनके जो हैलाइड्स बनते हैं, एक तो बनते हैं EX3 टाइप के, मींस NX3, PX3, है ना, ASX3, ठीक इसी तरह से SBX3, BIX3, जहां X क्या हो सकता है, फ्लोरो है, क्लोरो ब्रोमो है, आइडो, कि सभी बनाते हैं, है ना। और एक होगा कौन सा बच्चों, EX5 टाइप का, जिसमें नाइट्रोजन नहीं बनाएगा लेकिन तो जो है फॉस्फोरस से बनते हैं, PX5, है ना, ASX5, ऐसे SBX5 इनमें बनते हैं। यहाँ मेनली जो X होगा वो है फ्लोराइड, क्लोराइड या फिर क्या बच्चों, ब्रोमाइड। लेकिन हैलोजन ज़्यादा बड़े हैं, जैसे कि आयोडीन है, तो आयोडीन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज के हैलाइड सेंट्रल एटम के चारों तरफ रिपेल होते हैं और इसीलिए आयोडाइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं। तो ये 2 प्रकार के क्या बनते हैं बच्चों, हैलाइड्स। समझ गए ना। तो अब आता है कि इन हैलाइड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखने हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि जो EX टाइप के जो हैलाइड्स हैं इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d, ठीक है। और जो EX3 टाइप के हैलाइड्स हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या बच्चों, sp3। और हम जानते हैं कि जहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपैरामिड। मतलब यहाँ पर हम कहें ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये इस तरह से, ये ट्राइगोनल प्लेनर सरफेस है ये, और ऊपर नीचे जो है इस तरह से पैरामिड बने हुए दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। 2 पैरामिड बन रहे हैं ट्राइगोनल, ऊपर और नीचे, और ये एंगल जो है हम जानते हैं 90 डिग्री का है, और ये कितने का होगा, 120। और जो ये वाला होगा EX3, ये है ट्राइगोनल पैरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन एक लोन पेयर के कारण ये जो होगा इस तरह से, तो यहाँ पर लोन पेयर होने के कारण, और ये होता है कैसा, ट्राइगोनल पैरामिडल, इस तरह से। बात क्लियर है। तो ये 2 प्रकार के जो हैलाइड्स हैं और ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, अब हम कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आते हैं कि इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं जिनसे कोई क्वेश्चन बनता है कंपटीशन लेवल, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो ट्राई हैलाइड्स की बात करें कि ट्राई हैलाइड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, हम यहाँ देखें एक्सेप्ट नाइट्रोजन और स्टेबल, only NF3 stable, but
NCl3, NBr3, Ni3 और लेस स्टेबल या अनस्टेबल है बच्चों ये, और एक्सप्लोसिव नेचर के भी होते हैं। मतलब इनमें हैलोजन में बहुत ज़्यादा रिपल्सन है। तो सभी के हैलाइड्स स्टेबल है। नाइट्रोजन में सबसे स्टेबल है NF3, बाकी जो हैं जैसे NCl3, NBr3, Ni3 ये लेस स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं और एक्सप्लोसिव नेचर है। समझ गए ना, पहला पॉइंट। दूसरा है कि जो NC ये है, यहाँ पर आ जाए हम कि PF3 एंड NF3, ठीक है, नॉट हाइड्रोलाइज्ड। एक तो ये ध्यान रखना है, आता है क्वेश्चन कौन से, बट अदर, ठीक है, हैलाइड्स जो होते हैं और हाइड्रोलाइज्ड। अब देखो बच्चों, NF3 और PF3 हाइड्रोलाइज नहीं होते। रीजन एक तो है कि जैसे हम NF3 की बात करें तो जब हाइड्रोलिसिस होता है ना तो वाटर लोन पेयर देता है। अब वो फ्लोरीन को भी दे सकता है, नाइट्रोजन को भी दे सकता है, लेकिन दोनों में वीकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जिसके कारण वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाता। PF3 में फॉस्फोरस में तो है, लेकिन ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है PF का, इसलिए भी हाइड्रोलाइज नहीं होता। बाकी अदर जो हैलाइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। और ये बता दूं कि जो नाइट्रोजन हैलाइड्स हैं, नाइट्रोजन हैलाइड मेनली अगर हम देखें तो NCl3 एक्ट एज, ठीक है, लुईस बेस ड्यू टू, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जब NCl3 जो है एक प्रकार का लुईस बेस की तरह वर्क करता है बच्चों। मीन्स ये क्या करेगा, देखो ऐसी रिएक्शन होती है जैसे कि ये है लोन पेयर, यहाँ आता है H और ये क्या है OH, तो ये है प्लस और ये है माइनस। तो ये क्या होगा कि ये इसके साथ जुड़ जाता है प्रोटॉन, और ऐसा होते होते जब प्रोटॉन बार बार एक Cl हटेगा एक H आएगा, पहले लोन पेयर के थ्रू प्रोटॉन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बनता है, लुईस बेस। डी ऑर्बिटल है नहीं तो लोन पेयर ऑक्सीजन का पहले अटैक नहीं कर सकता, तो ये क्या बना लेता है फाइनली NH3 और यहाँ बन जाएगा HOCl3। तो NCl3 का अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो बनेगा अमोनिया और हाइपोक्लोरस एसिड। अगर इसका रीजन पूछे तो इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, देयरफॉर नाइट्रोजन नॉट कोऑर्डिनेट विद OH, तो ये H को एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर हम PCl3 की बात करें, ठीक है, तो PCl3 में क्या है बच्चों, वेकेंट ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल, मतलब यहां पर डी ऑर्बिटल क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और ऐसे में ये क्या करता है, तो यहां पर पहले मैं ये लाइन लिख दूं, काम की है बच्चों ये कि प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन फॉस्फोरस, ठीक है, PCl3 act as Lewis acid and accept OH from water, क्योंकि लोन पेयर ले लेता है। तो यहां पर अगर हम कहें कि Cl3 है P और यहां पर आया OH और ये आया H, तो ये पहले अटैक कर देता है और इसीलिए क्या बन जाएगा POH का होल थ्राइस और 3 क्या बन जाएगा बच्चों, HCl। तो इस तरह से दोनों के हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं अलग अलग हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन लोन पेयर देके एक लुईस बेस की तरह वर्क करता है, लेकिन PCl3 में ये एक लुईस एसिड की तरह वर्क करता है, मींस अपनी वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर एक्सेप्ट करके OH का, और इस तरह से फॉस्फोरस एसिड बना देता। हम इसी को क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। और भी अदर जो मेंबर्स हैं
जैसे कि आर्सेनिक जो क्लोराइड है या आर्सेनिक या एंटीमनी, इनके थोड़ा अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसका भी वही रीजन है कि ये सब लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं, और यहाँ पर अगर 3H2O ले लें तो ये बना देता है, ठीक है, AS2O3 प्लस, ठीक है, 6HCl। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ, लेकिन उसमें से फिर HCl इस तरह से। रीजन ये है कि जो आर्सेनिक जो है हाइड्रोक्साइड बनता है ना बच्चों, समझ गए ना, वो एक प्रकार का क्या बन जाता है, बेस, और फिर वो मतलब एम्फोटेरिक नेचर, जिसके कारण वो दोनों तरह से नेचर कर सकता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह। ठीक इसी तरह से SbCl3 के साथ जब वाटर अटैक करता है इस तरह से, तो ये बनाता है SbOCl प्लस, ठीक है, 2HCl। ठीक इसी तरह से ये बिस्मथ के साथ रिएक्शन। तो ये एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है NCl3 और PCl3 के प्रोडक्ट्स इन हाइड्रोलिसिस। तो दोनों की रीजन मैंने बता दिया, बाकी में और भी कई रीजन्स हैं, तो मेनली आपको ये दो अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि स्टेबिलिटी, है ना, ऑफ ट्राई हैलाइड, पहले हम ट्राई हैलाइड की स्टेबिलिटी को डिस्कस करें, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रो, या बल्कि ऐसे ले लें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ हैलोजन। हैलोजन पहले तो आप हैलोजन के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका मतलब है कि PF3 सबसे स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों? हैलोजन छोटा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, तो PF3 है ना, AsF3 है, इसी तरह से SbF3 है, या Bi, सॉरी यहाँ हैलोजन के रिस्पेक्ट में ले रहा था, तो PF3, PCl3, ठीक है, PbR3 और Pi। ये ऑर्डर मिलेगा आपको हैलोजन के रिस्पेक्ट में इनकी स्टेबिलिटी का। आप देखते हैं कि Pi3 लगभग नहीं बनता, तो क्योंकि हैलोजन अगर बड़े हैं तो उनमें रिपल्सन ज्यादा होता है, दूसरा बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट का हैलोजन बदल रहा हो तो इस तरह से आपको देखना है, जितना छोटा हैलोजन उतना ही ज्यादा स्टेबल ट्राई हैलाइड। अब आता है कि और दूसरे बेस पे देखें तो स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑफ ट्राई हैलाइड, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऊपर से नीचे चलते हैं, 3+ स्टेबल होने लगती है बच्चों, इसलिए जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, और हम ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ E, क्योंकि आयनिक नेचर बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि NF3 से कहीं या NX3 से कहीं ज्यादा स्टेबल, है ना, PX3 बनेंगे, इनसे ज्यादा स्टेबल ASX3, SBX3, और यहां जाएं तो BIX3, क्योंकि आयनिक ये थर्मल, ये क्या है बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी, ऊपर में भी थर्मल स्टेबिलिटी की बात की गई है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट से +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, दूसरा आयनिक नेचर बढ़ेगा, तो इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी अच्छे से याद रखनी है हैलोजन के रिस्पेक्ट में और एलिमेंट के साइज के रिस्पेक्ट। बात क्लियर है यहाँ तक? अब और आगे बढ़ते हैं कि 5 वाले, तो पेंटा हैलाइड की बात करें तो पेंटा हैलाइड्स जो बनते हैं बच्चों, पेंटा हैलाइड मतलब EX5, ठीक है, तो यहां पर बता दूं कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। क्यों नहीं बनाता बताओ? पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट, ठीक है, ऑर्बिट। क्योंकि देखो EX5 पेंटाहेलाइड बनने के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके लिए
जो NS इलेक्ट्रॉन है वो ND में जाएगा, तभी तो 5 अल्किल होंगे ना। तो नाइट्रोजन में चूंकि d ऑर्बिटल नहीं है इसलिए वो पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप इसमें चले जाएं कि अदर मेंबर्स में, अदर जो मेंबर्स हैं फॉर्म, ठीक है, पेंटाहेलाइड, मतलब आप देखोगे PX5 में PF5 मिलता है, PCl5 मिलता है, PBr5 होता है। अगर हम AX इसमें देखें तो ASF5 भी होता है, ASCl5 भी होता है ना। ये है यहाँ पर Cl5, ये है। ऐसे Sb में चले जाएं तो SbF5 मिलता है। लेकिन ये बता दूं कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट, टेंडेंसी जो होती है, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेंटाहेलाइड, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। मीन्स यहां पर देखेंगे कि बिस्मथ ओनली फॉर्म BiF5, बाकी के साथ नहीं बनता, क्योंकि बिस्मथ की +5 स्टेट केवल फ्लोरीन ही स्टेबल बना सकता है। तो इसका मतलब है कि सबसे स्टेबल पेंटाहेलाइड फास्फोरस के, फिर आर्सेनिक के, फिर Sb के, और सबसे कम जो स्टेबल होंगे वो बिस्मथ के। ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन, कि इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, जिसके कारण ये जो है पेंटाहेलाइड बनाने की जो टेंडेंसी है वो ग्रुप में नीचे की तरफ जाएगी। मींस 5 वैलेंसी शो करने की प्रॉपर्टी घट जाती है। इसलिए सबसे स्टेबल पेंटाहेलाइड केवल किसके बनते हैं, फास्फोरस। और ये बता दूं कि जो पेंटाहेलाइड्स हैं बच्चों, एक्ट एज, ठीक है, लुईस एसिड। मतलब अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास ये PF5 या जैसे ASF5 होता है, और यहाँ पर हम NAF रखें तो आप देखोगे ये बन जाएगा NaAsF6। इसका एक लॉन पेयर डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरह से ये एक लुईस एसिड की तरफ वर्क करते हैं, हाइड्रोलाइज्ड भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे PCl5 को हाइड्रोलाइज्ड करें हम वाटर से तो ये बना देता है H3PO4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 5, ठीक है। तो यहाँ ले लें हम कितने, हमें 5 हैलाइड हटाना है, तो 3 यहाँ और ये है, तो ये 4 ले लें, है ना। तो ये निकल जाएगा 5HCl, इस तरह से फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। तो ये PCl5। एक और आता है कि ये बता दूं कि जो PF5 है बच्चों, ये टोटली क्या है, कोवेलेंट इन वेपर फेज, ठीक है। और वेपर फेज हो या लिक्विड फेज हो या सॉलिड, PCl5 और PBr5, ठीक है, ये वेपर फेज में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉलिड स्टेट, ठीक है, तो ध्यान रखें PCl5 और PCl5 से इस तरह का एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है, PCl4 ये प्लस और PCl6 माइनस। ऐसे PBr5 ब्रेक हो जाता है, PBr4 प्लस और Br माइनस। अब ये पूछता है यहाँ की PCl5 तो PCl6 बना रहा है, तो Br क्यों नहीं बना रहा है। तो एक्चुअली PBr में Br काफ़ी बड़ा है और हेक्साब्रोमाइड स्टेबल ना होने के कारण ये अपने आप को इस तरह से, तो ये आयनिक क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। और ये किस स्टेट में, सॉलिड। वेपर फेज में तो ये मॉलिक्यूलर स्टेट होती है, समझ गए, मॉलिक्यूलर है, कोवेलेंट है। लेकिन सॉलिड में ये क्या है, आयनिक है। और ये तो बता दूं कि ये दोनों हर स्टेट में कोवेलेंट है, मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है, ठीक है।
इस तरह से। तो मॉलिकुलर है, कोवेलेंट है सभी में, लेकिन PCl5 और PDR5 सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में रहते हैं और इस तरह एग्जिस्ट करते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। और देखो, अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 है ना, तो आप देखोगे कि स्ट्रक्चर किस तरह से इसमें बॉन्ड लेंथ में चेंज आते हैं कि यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl। ये जो है हम जानते हैं कि ये है इक्वेटोरियल, ठीक है, बॉन्ड एंड एटम एंड क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, एक्सियल बॉन्ड एंड एटम, है ना। तो इसमें देखा गया कि ये जो एंगल हम जानते हैं 90 डिग्री का है और ये कितना है 120, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, इसमें कि जो PCl5 है, PCl5 में जो ये बॉन्ड लेंथ होती है वो अलग है। कैसे अलग है, PCl5 में एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होती है, जबकि आप देखोगे कि इक्वेटोरियल में अलग है। तो ये है 240 पिकोमीटर की, जबकि ये बॉन्ड लेंथ आप देखोगे ये कितनी की है, और ये है 202 पिकोमीटर। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो कितने डिग्री पर है, 90। तो जो P, ये Cl और ये Cl जो एंगल है 90 डिग्री का, यहाँ पर क्या होता है, मोर रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ऐसे में क्या होगा कि बॉन्ड पेयर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे में ये जो बॉन्ड पेयर है ये ऊपर की तरफ धक्का खा के ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। जबकि ये जो PCl है इक्वेटोरियल पोजीशन के, ये वाले 120 डिग्री में, तो यहाँ पर लगता है लेस रिपल्सन, ठीक है, बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड। तो रिपल्सन कम है तो बॉन्ड लेंथ छोटी रहेगी, रिपल्सन ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। इसीलिए इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं PCl5 की। तो सीधी सी बात है कि अगर क्वेश्चन आता है कि PCl5 जो एक्सियल है, ठीक है, तो जो एक्सियल बॉन्ड है PCl5 एक्सियल बॉन्ड, इसकी लेंथ अगर, ठीक है, ज्यादा है PCl और कहां पर, इक्वेटोरियल, ये है इनका बॉन्ड लेंथ का। और एक और बात बता दूं मैं कि जो PCl जो एक्सियल है, ठीक है, एंड PCl जो इक्वेटोरियल है, ठीक है, वो इंटरचेंज हो जाते हैं, मे बी इंटरचेंज इन पोजीशन, और इसको बोलते हैं स्यूडो रोटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्यूडो रोटेशन, ठीक है, इसको क्या बोला गया, इट्स कॉल्ड स्यूडो रोटेशन। तो ये एक दूसरे के इंटरचेंज हो सकते हैं लेकिन बॉन्ड लेंथ अलग है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट बॉन्ड एंगल ध्यान रखें कि जैसे PX3 में अगर हम हैलोजन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो PX3 में यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है, एंगल ऑफ PX3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। एक पॉइंट याद रखने का है, मतलब ये कहें कि PF3 इससे ज्यादा PCl3 का बॉन्ड एंगल, इससे ज्यादा PBr3 का बॉन्ड एंगल, और इससे ज्यादा Pi3 का बॉन्ड एंगल होगा। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि सोचो आप कि जितना हैलोजन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा होगा वो बॉन्ड पेयर को उतना ज्यादा अपनी ओर शिफ्ट करेगा। ऐसे में ये जो बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और बॉन्ड सिकुड़ जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दबाव ज्यादा पड़ता है, और ये दबाव ज्यादा पड़ने के कारण क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर हैलोजन की तरफ शिफ्ट होगा तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है बॉन्ड पेयर के बीच की जो
डिस्टेंस है वो कम क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा दबा देता है। इसीलिए Pf3 से लेके Pi3 तक बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। एक तो ये है, दूसरा हैलोजन का साइज बड़ा होगा तो रिपेल भी एक दूसरे को करेंगे, तो ये इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड एंगल। जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। इस तरह से आपको ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। किसके लिए बच्चों, हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कुल मिला के 2 प्रकार के हैलाइड्स आपने देखे, ये थे, ठीक है। बाकी हम अगले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। बाय, थैंक यू।